केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिन नए नामों को इसमें शामिल किया जाएगा उस पर भी अंतिम मोहर लग चुकी है। वैसे एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक की। कहा जा रहा है कि इसमें जिन मंत्रियों को शामिल किया जाना है उसके नामों को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। इस मुलाकात का असर एनडीए के कुछ नेताओं की हलचल में नजर आने लगा। गुवाहाटी में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आनन फानन में दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली आने से पहले मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आए। चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को राज्य में फिर से शिवराज सिंह की ताजपोशी का श्रेय जाता है, इसलिए उनके मंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। लेकिन सिंधिया ने मीडिया के सवाल को टाला जरूर, लेकिन नकारा नहीं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा रोज की तरह। बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया जाता है कि बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने खुद फोन कर दिल्ली आने की बात कही। ऐसे ही फोन बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं के पास गए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली आने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बताया गया कि कोरोना से देश को उबारने की हर मुमकिन कोशिश करने के साथ ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विस्तार के मुद्दे पर भी करीब 2 महीने से काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा और इसी आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की रूपरेखा तय की गई। अगर फेरबदल होता है तो 2019 में दूसरी बार चुनकर आने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। महाराष्ट्र से जिन लोगों के मंत्री बनने की संभावना है उनमें नारायण राणे सबसे आगे है। गोवा में मौजूद नारायण राणे जब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। तो क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। मंत्रिमंडल विस्तार में उन राज्यों का विशेष ख्याल रखा जा सकता है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों में बीजेपी और उसके साथी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी से रीता बहुगुणा, वरुण गांधी, सकलदीप राजभर, एसपी सिंह बघेल के मंत्री बनने की संभावना है, तो वहीं अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के भी कई नेताओं को जगह मिलने की उम्मीद है। बताया गया कि बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, आरसीपी सिंह, रामनाथ ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई जगह पर एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी से सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। चूंकि एलजेपी पर दावेदारी को लेकर 2 गुट बन गए, इसलिए अभी यह तय नहीं कि पारस एलजेपी कोटे से ही मंत्री बनेंगे। बताया जा रहा है कि पारस अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें जेडीयू कोटे से माना जा सकता है। इस मसले पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत जारी है, जिससे जल्द मसला सुलझने के आसार है। चर्चा करने से कोई इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई लाभ भी होने वाली है। केंद्र सरकार के हाथ में है, माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस समय मंत्रिमंडल में केवल 53 ही मंत्री हैं। शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां सरकार बनने के बाद एनडीए से बाहर हो गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान जैसे नेताओं के निधन के बाद कुछ मंत्रियों के पद खाली हो गए थे। जाहिर है आने वाले साल में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसे देखते हुए युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी इस मंत्रिमंडल में खास ध्यान रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के आगाज के बीच घूमने फिरने के नाम पर हो रही लापरवाही के कारण कोरोना का खतरा और भी बढ़ते जा रहा है। पहाड़ पर तो जैसे सैलानियों का सैलाब ही आ गया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 1 महीने में 7 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं।
राज्य की तरफ से कोरोना रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य अब नहीं रहा है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की मार झेल रहे टूरिज्म के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन कोरोना के लिए ये एक खतरे की घंटी है। शिमला की मॉल रोड हो, धर्मशाला की पगडंडियां या फिर मनाली के बाजार हो, जहां तक नजर जाती है लोगों की भीड़ नजर आती है। ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने का अब तक दावा नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोग घूमने के लिए निकल पड़े। नतीजा, पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ लग गई। दावा किया गया कि अकेले जून के महीने में हिमाचल घूमने वालों का आंकड़ा करीब 7 लाख पहुँच गया। आफ्टर लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे, घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो कुछ मन किया कि चलें। कोरोना की वजह आप पूछ रहे हो, कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले बाहर। दावा किया गया कि कोरोना से पहले हिमाचल घूमने वालों की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पिछले साल महज 32 लाख सैलानी ही हिमाचल पहुंचे। इस साल मई 31 तक 13 लाख टूरिस्ट हिमाचल घूमकर लौटे थे, लेकिन पाबंदी हटते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी और जून में इस आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हुआ और जून में 7 लाख सैलानी हिमाचल घूमने पहुंचे। कोविड की मार पड़ी है, वो जो हमारा पर्यटक यहाँ पर हमारी स्टेट में आता था, इस पे काफ़ी जो इफेक्ट पड़ा था। अगर मैं पिछले सालों की बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो है टूरिस्ट हमारी स्टेट के अंदर आता था, परंतु पिछला जो पहला वर्ष था जिसमें कोविड का प्रकोप बहुत भारी मात्रा में देखा गया था, हमारे यहाँ जो पर्यटकों की आमद हुई थी वो लगभग 32 लाख के करीब थी। हिमाचल में कारोबार और कामकाज के मौके फिर से बढ़ने से राहत तो मिली, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लेकिन कोरोना के जानलेवा खतरे को नजरअंदाज कैसे कर दिया जाए? आमतौर पर लोग छुट्टियों में राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लोग घरों में कैद थे। यही कारण है कि अब जब सीमा से पाबंदी हटी है और RT-PCR रिपोर्ट में ढिलाई मिली है, तो लोग छुट्टियों पर जाने के लिए होड़ लगा रहे हैं। हजारों जिंदगियों को कोरोना का निवाला बनते देख चुके लोगों को इसका कोई असर होता नहीं दिखता। घूमने के लिए निकले लोगों की तादाद कितनी है, इसकी गवाही तो सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन और जाम भी दे रहा है। मास्क भी लगाकर चल रहे हैं, भीड़ से भी बच के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, वो ना भीड़ को मान रहे हैं, ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है। हाँ, डर तो है जी, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कोरोना पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक डर तो है ना। हमने इसीलिए हम यहाँ सैटरडे के आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ 2 दिन आया नहीं, सैटरडे संडे की, मंडे को थोड़ा रश कम होगा फिर जाएंगे। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी है कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं होता है तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में भीड़ की तस्वीरें दिखाई। साथ ही शिमला और मनाली में पर्यटन के नाम पर भीड़ बढ़ने और नियमों को ताक पर रखने के मुद्दे पर हिमाचल सरकार को चिट्ठी भी लिखी। कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शन खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। सैलानियों के आने से कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही आफत भी बढ़ा रही है। घूमने पहुंचे लोग न ही मास्क सही तरीके से लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। होटल चलाने वाले दावा करते हैं कि वो सारे नियमों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सैलानियों की लापरवाही खुलेआम दिखती है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि अगले 2 महीने सभी लोग बहुत सतर्क रहें। हालात पिछली बार जैसे ना हो, इसके लिए तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। चाहे फिर घूमना फिरना हो, चाहे बाजारों में आकर शॉपिंग करना हो, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना लोगों को भारी पड़ सकता है। सरकार ने घूमने फिरने पर दी गई पाबंदियों को हटा दिया है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है।
देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती दिखाई दे रही है। दिल्ली के कई बड़े बाजार बंद होने के बावजूद चांदनी चौक और सदर बाजार इलाकों में लोग न सिर्फ भारी संख्या में जमा हो रहे हैं, बल्कि यहां कोविड गाइडलाइन का बुरी तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है। लोग ना तो ठीक से मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक बाजार की हैं और ये वो लोग हैं जो बिना मास्क के न सिर्फ अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क को महज औपचारिकता मान लिया है। लोगों की इसी लापरवाही ने देश को कोरोना की दूसरी लहर की आग में झोंक दिया, लेकिन अभी भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। कैमरा दिखता है तो किसी के पास सॉरी का जवाब होता है तो किसी के पास कोई दूसरा बहाना। मास्क कहाँ है आपका? नीचे लटकाने के लिए? सॉरी क्यों लटकाए हुए? पानी पी रहा था इस चक्कर में। पानी पी रहा अभी तो पानी नहीं पी रहे हो, आप काम कर रहे हो। पानी पी रहा था इस चक्कर में मास्क उतार लिया। भाई साहब मास्क लगाइए मास्क। तो ये चांदनी चौक में भीड़ भी लगातार ज़्यादा रहती है, इस मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रहे? एक तो मास्क लगाने की औपचारिकता और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि देश पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार को भीड़ भाड़ वाले कई इलाकों में सख्ती उठाने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने की वजह से दिल्ली के अब तक 6 बाजारों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके दिल्ली के कई बाजार ऐसे हैं जहां पर लगातार नियमों की अनदेखी हो रही है। यहां भीड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोरोना नाम की महामारी की कोई बला ही ना हो। सच यही है कि इन लोगों के लिए महामारी जैसी कोई बला नहीं है। इनमें से कई लोग कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुए नुकसान के गवाह जरूर रहे होंगे, लेकिन कोरोना का डर और दहशत तो जैसे इन लोगों के लिए गायब ही हो चुकी है। दिल्ली के सदर बाजार में रुई मंडी को तो ऐसी ही लापरवाही के चलते बंद किया जा चुका है, लेकिन खुद सदर बाजार का हाल क्या है इसकी बानगी ये तस्वीरें। न तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही इस भीड़ में कई लोगों ने मास्क पहनने की ही जरूरत समझी। दिल्ली देश का वही इलाका है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। ना अस्पतालों में मरीज के भर्ती होने की जगह बची थी और ना ही शमशान घाट में लाशों के आने का सिलसिला थम रहा था। जैसे तैसे लॉकडाउन की मदद से कोरोना की इस लहर पर ब्रेक लगाया गया, लेकिन अब एक बार फिर बाजारों में लोगों की जो लापरवाही नजर आ रही है, उस लापरवाही को देखकर यही लग रहा है कि एक नया और बड़ा खतरा बेहद नजदीक है। कोरोना महामारी का कहर अभी थमा नहीं है कि एक और संकट खड़ा हो गया है। कोरोना से उबरने के बाद कई मरीजों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिले हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां गल जाती हैं। इस तरह के मरीजों के सामने आने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टरों को कहना है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केस आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस से ऐसा झटका लगा जिसका खौफ अभी तक जहन में बरकरार है। आंखों की रोशनी छीन लेने वाली इस बीमारी की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। देश और दुनिया में जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अंदेशों का बाजार गर्म है, मुंबई में एक और दुर्लभ बीमारी ने लोगों की धुकधुकी बढ़ा दी है। इस नई बीमारी का नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसे बोन डेथ भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के 3 मरीज मिले। इस बीमारी में हड्डियां गलने लगती हैं। ब्लैक फंगस की तरह ही इस बीमारी की वजह भी स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को माना जा रहा है। It is a vascular necrosis femoral head because of the lot of steroid is used in the treatment of the COVID treatment. So it is not an immediate effect. It may take maybe 3 months, 6 months, or up to 1 year to show the effect of steroid on the joints. डॉक्टर मान रहे हैं कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से ही ये बीमारी हुई है, लेकिन अब संकट ये है कि कोरोना के इलाज के लिए जिन मरीजों को स्टेरॉइड्स की जरूरत है उसका क्या किया जाए। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 3 डॉक्टरों में ये बीमारी मिली। तीनों ही 40 साल से कम उम्र के हैं और ये कोरोना से उबर चुके थे। शुरुआती लक्षण मिलते ही इन्हें एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का शक हुआ और ये इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गए। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऐसी बीमारी है जो खून के बहाव में कमी के कारण होती है। हड्डियों के टिश्यू तक खून का बहाव नहीं हो पाने की वजह से हड्डियों के टिश्यू मर जाते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो खून की कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियां गलने लगती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। शुरुआत में मरीज को गंभीर दर्द उठ सकता है। इसके लक्षणों में जांघ और कूल्हे की हड्डियों में तेज दर्द उठना, चलने में दिक्कत होना,
सोते जागते लगातार दर्द रहना, कंधे, घुटने, हाथ और पैरों में दर्द होना और जोड़ों में लगातार दर्द होना प्रमुख है। It means that there is a loss of blood supply to the femoral head and it becomes rough and arthritic and becomes soft. So patients started limping, pain and not able to walk properly. कोरोना के जिन मरीजों को स्टेरॉइड्स लेने की नौबत आई, उन्हें इस तरह के लक्षण दिखने पर फौरन MRI कराकर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत बताई जा रही है। शुरुआत में ही अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज आसान है, लेकिन देर होने पर ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। जो भी सीरियस कोविड के मरीज भर्ती होते हैं उसमें हम लोग ब्लड थिनर ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन लेटे रहते हैं तो क्लॉट बनने की चांसेस होती है, ये वैस्कुलर नेक्रोसिस होने की चांसेस होती है, तो ब्लड आर्टरी ब्लॉक होने की चांसेस होती है, इसलिए हम लोग ब्लड थिनर ज़रूर देते हैं। फिलहाल वैस्कुलर नेक्रोसिस को हाई डोज स्टेरॉइड से जोड़कर देखा जा रहा है। स्टेरॉइड से कोरोना की वजह से होने वाली सूजन तो कम हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से खून का प्रवाह रुक जाता है। स्टेरॉइड की वजह से ब्लैक फंगस के बाद इस नई आफत ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच शुरू हुई खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर लगभग 1.5 घंटे बैठक चली। इस बैठक में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी के खड़गे अध्यक्ष हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुआ ये हेलीकॉप्टर एक ऐसी उड़ान पर निकला जिसका सीधा ताल्लुक पंजाब कांग्रेस में मची उस कलह से जुड़ा था, जिस कलह ने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को परेशान कर रखा है। लेकिन इससे पहले कि सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होती, सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अहम मुलाकात हुई। इसके बाद कपूरथला हाउस से निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे 10 जनपद पहुंच गए, जहां करीब 1.5 घंटे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी के बीच बैठक चली, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मीडिया से मुखातिब हुए। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किया है, एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद इस बात की संभावना दिखने लगी थी कि ये विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति तेवर तल्ख रहे, तो सोनिया गांधी से मिलने के बाद अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू के बनिस्पत कोई नरमी नहीं दिखाई। यही वजह रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पावर परचेज एग्रीमेंट यानी बिजली खरीद समझौते के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए पंजाब सरकार को घेर लिया। मुफ्त बिजली के खोखले वादों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि पंजाब विधानसभा में नए कानून के जरिए पीपीए को रद्द नहीं किया जाता है। जब तक पीपीए के दोषपूर्ण खंड पंजाब के लिए मजबूरी हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली केवल एक कल्पना है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से कई मसलों पर नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू कुछ बेहद अहम मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में जल्द कार्रवाई हो। सिद्धू की मांग है कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। सिद्धू चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस में उनका कद बड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, सिद्धू बिजली कटौती और बढ़े हुए बिल पर भी सरकार से नाराज है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की इन मुलाकातों वाली सियासत पर निशाना साधा है। 4.5 साल हो गए इन्हां दी मीटिंग्स दा कदे कोई रिजल्ट निकलिया नहीं। कैबिनेट दी मीटिंग्स भी हो रही हैं और इन्हां नूं ये नहीं है कि इलैक्शनस आउण वालियां सी लोकां लई कुछ कर लईए। 4.5 साल हो गए हुण मीटिंग्स हो रही हैं, कादे लई? सिर्फ कुर्सी लई ना। कुर्सी ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब का सियासी संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विवाद जस का तस बना हुआ है। न तो कैप्टन सिद्धू को तवज्जो देने को तैयार हैं और न ही सिद्धू कैप्टन के खिलाफ हमला करने का कोई मौका छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में छिपा दाऊद इब्राहिम बड़ी टेंशन में आ गया है, क्योंकि मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने उसकी ड्रग फैक्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान ही उस शख्स है जिसके दम पर
डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। एनसीबी यह जानकर हैरान रह गई कि दाऊद के इस गुर्गे सोनू पठान ने लेडी ड्रग पेडलर की टीम बना रखी थी और उस टीम को चलाने का काम उसकी सबसे करीबी ड्रग सप्लायर इकरा कुरैशी करती थी। सफेद शर्ट में ये वो शख्स है जिस पर इल्जाम है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े दाऊद इब्राहिम के लिए ये ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में सफेद शर्ट वाला ये शख्स सोनू पठान है। एनसीबी की टीम का दावा है कि सोनू पठान मुंबई के डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का सबसे बड़ा सूत्रधार है। एनसीबी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलती थी। वहां से हर रोज करोड़ों की ड्रग्स मुंबई से गोवा तक सप्लाई होती थी। चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स तैयार करने वाली चीजें सोनू पठान सप्लाई करता था। सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है, जो चिंकू पठान परवेज नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है, जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था, उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला का बेहद करीबी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है। इसलिए चिंकू पठान ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, केमिकल सहित तमाम अन्य जरूरी चीजों को मुहैया कराने का काम सोनू पठान को दिया था। सोनू पठान और दाऊद इब्राहिम के ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद इस मामले में चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला से एनसीबी ने पूछताछ की थी। इस पूछताछ में दोनों ने बताया कि दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री सोनू पठान ही चलाता है। इसके बाद एनसीबी ने कई समन भेजे, लेकिन वो नहीं आया। इस बीच एनसीबी को जानकारी मिली कि सोनू पठान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पायधुनी के इलाके में आया हुआ है। जानकारी मिलते ही एनसीबी ने छापा मारा और इस छापे के दौरान जब उसने खिड़की से भागने की कोशिश की तो एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी को कई महीनों से मोस्ट वांटेड सोनू पठान की तलाश थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के साथ ड्रग्स कनेक्शन के अलावा डोंगरी की लेडी डॉन इकरा कुरैशी के मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान इकरा कुरैशी का गुरु है और उसी ने इकरा को ड्रग्स तस्करी रैकेट में शामिल किया था। सोनू पठान के कहने पर ही इकरा ने 10 से 12 महिलाओं की एक टोली बनाई थी, जो मुंबई के बार और पब में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। इकरा कुरैशी को दाऊद की फैक्ट्री से ही तस्करी के लिए ड्रग्स मिलती थी। उसे एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जेल में है। जो आरिफ भुजवाला इस केस में जिसे इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस थे ड्रग ट्रेड में। उसके अलावा चिंकू पठान कुछ विदेशी नागरिक भी है जिनसे ये ड्रग्स लिया करता था, जिसकी जानकारी और ले रहे हैं और फॉलोअप ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। दाऊद उनके आदेश पर ही ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स मटेरियल मुहैया कराता था। सोनू पठान की निगरानी में ही हर दिन दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों की ड्रग्स मुंबई सहित देश और विदेश के कई हिस्सों में सप्लाई होती थी। सोनू पठान के ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई विदेशी ड्रग्स पेडलर भी उसके लिए काम करते थे। एनसीबी का दावा है कि सोनू पठान ड्रग्स तस्करी का बड़ा रैकेट चलाता है। साउथ मुंबई से लेकर मुंबई के कई बीच के आसपास उसका ड्रग्स नेटवर्क है। विदेशों में भी सोनू पठान का ड्रग्स तस्करी नेटवर्क है। दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में सप्लाई और तस्करी का काम सोनू पठान देखता था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सोनू पठान दाऊद और अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था। सोनू पठान से लेकर चिंकू पठान तक और इकरा कुरैशी से लेकर आरिफ भुजवाला तक दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा बड़ा गैंग अब एनसीबी के शिकंजे में है। लेकिन अभी नशे के इस काले कारोबार के कई राज सामने आने बाकी हैं। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स फैक्ट्री केस में सोनू पठान के खिलाफ कुल 3 केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस में उसके खिलाफ 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने उसे तड़ीपार भी किया हुआ है। फिलहाल एनसीबी सोनू पठान से पूछताछ करके दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के राज जानने की कोशिश में लगी हुई है। एनसीबी की योजना है कि सोनू पठान को चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला के सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, तभी ये मालूम हो सकेगा कि दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से ड्रग्स किस किस को और कहां-कहां सप्लाई की जाती थी।